अच्छा, आज हम लोगों ने देखना है कि एपीआईज कैसे काम कर रही हैं, एपीआईज क्या है, इनको लेकर हम लोग काम करें। अच्छा, एपीआई समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें एपीआईज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन जो होती है ना, जो हम लोग नॉर्मल अपनी एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन होती है दो पार्ट्स में डिवाइड। फ्रंट एंड और बैक एंड। अच्छा, पहले शुरू शुरू में एप्लीकेशन बनना शुरू हुई थी तो हमारी जो वेबसाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड हुआ करती थी। उसमें बैकएंड का कोई रोल नहीं था या बैकएंड हुआ ही नहीं करता। हमने एक वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट शेयर्ड है और जाते थे उसके डोमेन पर, और वो HTML का पेज थ्रो करता था, आप HTML के पेज को देखते थे एंड यू आर गुड टू। फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, डेटाबेस आई, डेटा स्टोर करवाना, जावास्क्रिप्ट आई, इंटरेक्शन आया, फिर डेटाबेसेस बने, डेटा स्टोर करवाने लग गए एंड सो। तो जब डेटाबेसेस बनी, फिर डेटाबेस जब डेटाबेस बनी, इंटरेक्शन होने लग गया, तो फिर हमें कहीं कहीं ऐसी एप्लीकेशन भी बनाने लग गए कि जहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सारा कोड फ्रंट एंड पर नहीं लेके आना। अच्छा, फ्रंट एंड का मतलब है कि जो कोड है वो चलता है क्लाइंट की मशीन। इस मशीन, ये जो पीसी है, ये जो मेरा लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये जिस पर आप उस वेबसाइट को चला रहे हो, वो क्लाइंट मशीन है। फ्रंट एंड का मतलब है कि कोड सारा का सारा क्लाइंट की मशीन पर आ रहा है। और बैकएंड का मतलब है कि कोई और एक ऐसी एप्लीकेशन मशीन है जहाँ से कोड चल रहा है और वो सिर्फ आउटपुट सेंड कर रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर सारा का सारा कोड, सारा का सारा डाटा मेरे फ्रंट एंड पे आता था, पहले ऐसी एप्लीकेशन चलती थी। फिर एक एप्लीकेशन इन्वेंट हुई फेसबुक के नाम से। अच्छा, फेसबुक में मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है, उसमें ईमेल है, पासवर्ड है, कुछ पिक्चर्स वगैरह है, प्राइवेट है, पब्लिक है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस है जो प्राइवेट भी पब्लिक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर है, कई लोगों ने अपना फ़ोन नंबर प्राइवेट रखा है, कई ने पब्लिक किया हुआ है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई सारा डाटा फ्रंट एंड पे आ, इसका मतलब है कि मैंने किसी फ्रंट एंड के पेज पर, मतलब कहीं पर जहाँ पे उसने फ्रंट एंड बनाया होगा, वहाँ पे उसने लॉगिन साइन अप का पेज बनाया है। तो लॉगिन साइन अप के पेज में दो फील्ड्स बनाई हुई हैं। एक ईमेल ले रहा है और एक पासवर्ड। मैं ईमेल एंटर करूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा, वो मैच करेगा। अब मैच करने के लिए वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर बैकएंड में डाटा डेटाबेस में डेटाबेस से गेट करेगा, तो एक एरे के फॉर्मेट में डाटा आ जाए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल लोगों का डाटा है, लिस्ट ऑफ डाटा है, तो वो एक एरे के फॉर्मेट में है। अच्छा, चूंकि डाटा ज़्यादा है, मल्टीपल कीज हैं, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसमें से मुझे कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मुझे फिल्टर या फाइंड लगाना पड़ेगा। अगर मुझे मल्टीपल फाइंड करना है तो फिल्टर, एक फाइंड करना है तो फाइंड का मेथड एरे के ऊपर। अब चूंकि फाइंड का मेथड लगाना है एरे के ऊपर, तो कोई ना कोई कंप्यूटेशन लगेगी। अब वो कंप्यूटेशन किसी ना किसी सिस्टम में, किसी ना किसी मोबाइल में, कहीं ना कहीं प्रोसेसर कोई ना कोई यूज तो करेगा। अब वो हमें या बैकएंड पे करना है या फ्रंट एंड पे करना है। अभी के लिए हम लोग बात करें पुरानी एप्लीकेशन में जहाँ बैकएंड होता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस में अगर 1000 बंदों का डाटा चाहिए, वो सारा का सारा एरे के फॉर्मेट में फ्रंट एंड पे आ, एरे के फॉर्मेट में फ्रंट एंड पे आ गया। इसका मतलब है कि भाई अब जो 1000 लोगों की डेटाबेस से डाटा फ्रंट एंड पे आया, मैं हर अब 1000 बंदों का फोन नंबर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ईमेल भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, एंड सो ऑन। जो जो डाटा फेसबुक वाले ले रहे हैं, जो पिक्चर है जो किसी ने प्राइवेट की है या पब्लिक की, एंड सो ऑन। तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच आ गई। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब चलो हम लोग कहते हैं कि भाई चलो फेसबुक इतनी सिक्योर एप्लीकेशन नहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं इसको एज इट इज। अगर हम लोग सेम काम बैंकिंग एप्लीकेशन पे कर रहे हैं,
बैंक में भी अब बन गई है ना एप्लीकेशन में, अपने बैंक ऐप से अकाउंट खोल सकता हूँ या वेबसाइट से अकाउंट खोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। अब वहाँ मैं अपना अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ और सारे पूरे पाकिस्तान के में जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं HBL की ऐप में लॉगिन किया, सारों का डाटा फ्रंट एंड पे आ गया कि भाई इस बंदे के पास 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, XYZ अमाउंट। ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। अब जब कोड या डाटा ही फ्रंट एंड पे आ गया, तो उस डाटा को मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, फिर डाटा की एक्सेस मेरे पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने एक छोटा सा चेंज किया, यहाँ पर अब्दुल लिखा आ रहा था, उसको मैंने चेंज करके डेवलपर कर दिया। इसी तरह मैं उस कोर्स को भी चेंज कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब ये डाटा बैकएंड से आ रहा है और हर दफ़ा रिफ्रेश होके आ रहा है एपीआई की वजह से, इसलिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। जो बैकएंड से फ्रेश डाटा वो आ जाएगा। लेकिन चूंकि पुरानी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं था, डाटा सीधा फ्रंट एंड पर आ रहा, डेटाबेस से डाटा सीधा फ्रंट एंड पे आ रहा। तो इसका मतलब है कि फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से कॉन्टेक्ट में थी। अगर मैं किसी न किसी तरह फ्रंट एंड हैक कर लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सी डेटाबेस के साथ हमारा फ्रंट एंड अटैच है। अब जिस फ्रंट एंड के साथ हमारी डेटाबेस अटैच है, हमें वहां से उसकी एक की होती है डेटाबेस की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर ना उन्होंने मुझे दी हुई है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अपने बैकएंड को दूंगा कि भाई पूरी दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लेकिन जिस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाली है, तुमने उसके उसके साथ जाके कनेक्ट कर, वहां पे डाटा मेरा स्टोर करना है, वहां से डाटा गेट करके लाना। तो अगर यही मैं फ्रंट एंड पे पब्लिश कर दूं, तो इसका मतलब है कि आप सारे भी गेट कर लोगे। जब आप सारे भी गेट कर लोगे इसको, तो मेरी डेटाबेस की तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी चीजें बनानी पड़ी कि हमें फ्रंट एंड के बजाय डाटा बैकएंड बनाना। अब हमारा कोड कैसे चलता है? अब हमारा कोड चल रहा है 3 टियर एप्लीकेशन के अंदर। एक टियर आ गया फ्रंट एंड, बैक एंड और लास्ट डेटाबेस। अब हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है कि फ्रंट एंड हमारा रिक्वेस्ट करता है बैकएंड से, बैकएंड जाके दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस, वो डेटा गेट करके लाएगा बैकएंड में, और बैकएंड में हमको डेटा मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से जैसे यूज करना है, डेटा स्ट्रक्चर चेंज करना है, वो कर करा के फ्रंट एंड पे वापस। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कर रहा है, अब हमारा लाइफ साइकिल कुछ ऐसा था। अब हमारी डेटाबेस या डाटा सिक्योर कैसे है कि डेटाबेस से जितना डाटा रिक्वायर्ड वो हमारे इस बैकएंड एप्लीकेशन में आता है।
और बैकएंड एप्लीकेशन से सारा कुछ मैनिपुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद, हम बिल्कुल रिक्वायर्ड डाटा इस रिस्पॉन्स के थ्रू फ्रंट एंड को भेजें। अब हमारा फ्रंट एंड कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड का आपस में, उसको पता ही नहीं है कि डेटाबेस कहाँ पर पड़ी, डेटाबेस कौन सी यूज हो रही, डेटाबेस की डेटाबेस से कोई भी चीज़ डायरेक्ट फ्रंट एंड पर पब्लिश ही नहीं हो। अब उसके बाद, अब ये वाली मशीन जब हम लोगों ने एक डोमेन वगैरह पढ़ रहे थे कि राउटिंग कैसे काम करती है, उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमेन्स कैसे काम करती है। आईपी एड्रेस होता है कोई भी 0.0.0.0 और आगे पोर्ट नंबर, ऐसे कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगी, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रहा है। हर मशीन का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है और तकरीबन 65,125 है, 127 है, मुझे नंबर याद है। तो 65,000 के राउंड अबाउट एप्लीकेशन चला सकते हैं, फिर 65,000 के राउंड अबाउट एक सिस्टम में पोर्ट्स होती है। तो फ्रंट एंड को ये भी नहीं पता होगा कि भाई बैकएंड कहाँ, फ्रंट एंड को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि भाई मैंने इस आईपी एड्रेस पर हिट कर, इस आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट करनी है, बस। अच्छा, अब चूंकि दोनों एप्लीकेशंस अलग अलग मशीन में चल रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन का आपस में मेन ताल्लुक कोई नहीं सिवाय इसके कि एक डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो अब ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से इतनी डिफरेंट होती हैं या इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं कि हम दोनों एप्लीकेशन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रंट एंड बना रहे हैं जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना। बाकी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस, वो भी जावास्क्रिप्ट का है, उसके अंदर एचटीएमएल के टैग्स हैं। फिर सीएसएस के लिए टेलमेंट सीएसएस लगा रहे हैं, वो सीएसएस का फ्रेमवर्क है। तो बेस सारी ये है, तो ये हम लोग फ्रंट एंड में लगा रहे हैं। अब बैकएंड के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं? पीएचपी, जेएस, टीएस, पाइथन, पाइथन में आगे आ जाता है जी फास्ट एपीआई जो हम लोग पढ़ेंगे, फ्लास्क सर्वर, जेंगो, उसके बाद हमें मिल जाता है सी शार्प, तो हम लोग डॉट नेट भी बोलते हैं, और उसके बाद आ जाएगा जावा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज में बैठता हूँ, गो। इस तरह मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम हो रहा है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हो सकते हैं, इनका एक लैंग्वेज में बना होना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन डेवलपर्स इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि एक लैंग्वेज में बने, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में, ताकि बाद में उन लोगों को आसानी हो, उन लोगों को क्या आसानी हो, क्योंकि अगर मुझे एप्लीकेशन बनानी है या बनवानी है, मुझे दो डेवलपर हायर करने पड़ रहे हैं, एक पाइथन का, एक टाइपस्क्रिप्ट का, तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एक डेवलपर। इसीलिए डेवलपर ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को फोकस करते हैं। लेकिन अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट आगे फेल हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बैकएंड में कोई एआई का मॉडल लगाना चाह रहे हैं, मैंने एक एडमिशन फॉर्म बनाया और मैंने उसको कहा कि भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो, और मैं वहाँ पर जाके चेक लगाना चाह रहा हूँ कि भाई उसने एक ह्यूमन की पिक्चर ऐड की है या नहीं, कहीं उसने कोई एनिमल की, कोई माउंटेन की, कोई नेचुरल व्यू, पोर्ट्रेट, इस तरह का कुछ शेयर कर दी, ह्यूमन की पिक्चर ही शेयर की है ना। तो ये सारे काम करने के लिए भी हम लोग पाइथन बैकएंड पर लगा, और फिर बैकएंड हमारा इस डेटाबेस के साथ कॉन्टेक्ट में हो। तो डेटाबेस को मजीद सिक्योर करने के लिए जब हम लोग प्रोडक्शन में जाते हैं, तो हम लोग डेटाबेस को फिक्स कर देते हैं या बाइंड कर देते हैं।
कि भाई दिस स्पेसिफिक आईपी से आप रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई आईपी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि डेटा सेंड करो, तो उसको रिजेक्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारी बैकएंड की मशीन तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उसका बैकएंड तो मैंने अपने पास रखा ना, क्लाउड में। फॉर एग्जाम्पल AWS से मैंने कोई मशीन ले ली, अब उसका आईपी एक ही रहेगा। अब उस मशीन को 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं फ्रंट एंड से कर रहा हूँ तो 1000 फ्रंट एंड से आईपी जाएंगे डेटाबेस से डाटा गेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बैकएंड से कर रहा हूँ तो एक ही करेगा। तो अब अगर मैंने उस डेटाबेस को ही अलाउ कर दिया कि भाई तुम्हें सिर्फ इस आईपी से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो डाटा सेंड करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है। अदरवाइज डाटा में कोई भी काम या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ परफॉर्म नहीं कर। तो ये जो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर है, ये कुछ इस तरह से हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर कर। फिर आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि हम लोग यहाँ पर एक मिडिल वेयर भी लगा। यहाँ पर एक मिडिल वेयर भी लगा। उस मिडिल वेयर का काम ये होगा कि पहले वो चेक करेगा कि क्या यूजर लॉग इन है या ऑथेंटिकेटेड है, बैकएंड पे रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे अक्सर होता है ना कि मैं कार्ड वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो मुझे कार्ड वाले पेज पे भेजने के बजाय लॉगिन वाले पेज पे ट्रांसफर करना है। वो इसी मिडिल वेयर की वजह से फ्रंट एंड बैकएंड दोनों पर होता है। अच्छा, अब ये जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रहा है, या जो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, अब चूंकि इन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन नहीं पता, चीन कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी, कैसे है कैसे नहीं, तो ये सारा का सारा काम एपीआई हैंडल। एपीआई का काम है कि वो खुद ही जाएगी, बैकएंड वाली मशीन को ढूंढेगी उसके आईपी एड्रेस से, और उसको रिक्वेस्ट करेगी, और फिर वापस रिस्पॉन्स लेके उसी मशीन पर आएगी जहाँ से रिक्वेस्ट गई। क्योंकि मैंने भी फॉर एग्जाम्पल दी ना आपको कि भाई मेरा बैकएंड वहाँ पर 1000 बंदा कर, या बोर्ड की वेबसाइट की अगर एग्जाम्पल है, तो जिसने रिजल्ट आता है लाखों बच्चे उसने अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे रिजल्ट आया, तो 10 बजे लाखों बच्चों ने रिक्वेस्ट करनी होती है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि 1 लाख बच्चा 10 बजे रिक्वेस्ट कर, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि भाई उस 1 लाख बच्चे के भाई रोल नंबर, मैंने अपना रोल नंबर सेंड किया, मुझे किसी और का रिजल्ट आता, मेरे रोल नंबर में मेरा ही रिजल्ट है, हालांकि रिक्वेस्ट एक ही मशीन को जा रहा है। तो ये एपीआई का काम है कि वो इस चीज को याद रखे, मेमोराइज करे कि ये रिक्वेस्ट मैंने क्या है, मैंने इस बैकएंड पे के पास गया, मैंने डाटा गेट किया, और डाटा गेट करने के बाद मैं इसको वापस इस मशीन पर ही लेके जाऊँ, किसी और मशीन पे लेके जा। लेकिन ऐसे नहीं ना हो सकता कि भाई इन्होंने भी अपना रिजल्ट चेक किया, मैंने भी चेक किया, मेरा डाटा इनके पास चला गया, इनका मेरे पास आ चला गया। तो ये सारा का सारा काम अब एपीआई कर रही है। तो अब एपीआई क्या है? एपीआई है दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने का मीन ऑफ कम्युनिकेशन या तरीका। अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों एप्लीकेशन फ्रंट एंड बैक एंड की हो, या एक फ्रंट एंड हो एक बैक एंड हो। दोनों बैक एंड भी हो सकते हैं, दोनों फ्रंट एंड भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों से बात हुई थी stripe को लेके। चलिए देखो, एपीआई वाले कंसेप्ट। स्ट्राइप का आइडिया है कि स्ट्राइप है कि यार किस तरह की कंपनी क्या कर रही है, वो पेमेंट के हवाले से डिस्कस हुआ था। स्ट्राइप क्या करती है कि स्ट्राइप चूंकि पेमेंट पेमेंट हमें सिक्योर करनी है, तो ये भी बैकएंड पर काम कर रही है।
और हम इसकी एपीआई कॉल कहाँ करेंगे, अपने बैकएंड। तो बैकएंड टू बैकएंड कम्युनिकेशन हो। नहीं, फ्रंट एंड पे कॉल नहीं कर, फ्रंट एंड पेमेंट की रिक्वेस्ट कैसे आती है, हमारे फ्रंट एंड से डाटा आता है हमारे बैकएंड पे कि भाई ये वाला बंदा 5 रेड कलर की टी शर्ट्स, 5 ब्लू जीन्स, 3 ये हुडीज और ये बाय करना चाह रहा है। अब हमारे उधर अगर आप देखें तो कार्ड के ऊपर एक ही की कॉस्ट आ रही होगी, $25 की एक टी शर्ट। तो हम अपने बैकएंड पे कैलकुलेट करते हैं कि इसका टोटल बिल कितना बना। वो बिल फिर आगे स्ट्राइप पे भेजते हैं। फिर स्ट्राइप आगे वो पूरी पेमेंट मेथड चलाता है, उस चीज़ें चलाता है और आपको ला के देता है पेमेंट। और फिर आपको बताता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। अगर सक्सेसफुल हुई है तो फिर ऑर्डर वाले जो डेटाबेस में टेबल बनेगा, हाँ ऑर्डर सेट कर देगा, अदरवाइज यूज़र को एरर शो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कि एपीआई क्या है, एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी, अब हम एपीआई कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और तो, नहीं ये एक क्लाउड फंक्शन बनता है जो हर दफ़ा कॉल होगा जब आप राउट चेंज करोगे। राउट चेंज करने का मतलब है कि अभी type.com है, मैं आगे कर देता हूँ स्लैश। तो अब राउट चेंज हो, जैसे जैसे मैं राउट चेंज करता जाऊंगा ये मिडिलवेयर कॉल हो। तो मिडिलवेयर नेक्स्ट जेएस की एक बाय डिफॉल्ट फाइल है मिडिलवेयर डॉट जेएस या टीएस के नाम से। उसमें हमें फंक्शन बनाना पड़ता है मिडिलवेयर के नाम से। अच्छा, विद ऑथ मैंने क्यों लगाया हुआ, अच्छा दो यहाँ पे फंक्शन है, एक विद ऑथ और एक मिडिलवेयर। जो बाय डिफॉल्ट हमें नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है वो मिडिलवेयर है। मैंने विद ऑथ इसलिए लगाया कि मैं नेक्स्ट ऑथ करके एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि इस फंक्शन को एक्सटेंड कर, इसलिए मुझे विद ऑथ का फंक्शन लगाना पड़ा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन बनेगा वो मिडिल वेयर। मैं, अच्छा, मिडिल वेयर का काम क्या है कि मिडिल वेयर में उस वक्त चलना है जब भी आप कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट का मतलब है कि आप सर्वर से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, कोई एपीआई कॉल हिट करके या राउट चेंज करके। राउट चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पर है स्ट्राइप.com होम पर, मैं जैसे ही इस डेवलपर पेज के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन गेट स्टार्टेड प्री बिल्ड चेकआउट क्लिक किया, अब सर्वर पर एक गेट रिक्वेस्ट गई और वहां से एक एचटीएमएल का पेज या जेसन फाइल रिटर्न हो, जो हमने यहाँ पर एज एन एचटीएमएल पेज शो कर। अब ये जो हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट हुई है, अब ये नेटवर्क रिक्वेस्ट तो फ्रंट एंड पे हुई है, तो फ्रंट एंड का कोड था, ये एचटीएमएल जो आई फ्रंट एंड पे आई है, आपके पास बैक एंड पर भी होती है। तो ये जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट होंगी वो सारी की सारी मिडिलवेयर से होकर गुजरे। अब जब गुजर रही होंगी तो उस वक्त हम उस मिडिलवेयर के अंदर लॉजिक लगाएं, कस्टम लॉजिक। जैसे मैंने अब ये फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर नेक्स्ट ऑथ का जो टोकन है वो नहीं मिलता है, तो उस बंदे को रीडायरेक्ट कर दो साइन इन वाले पेज। और अगर मिल जाता है तो फिर चेक करो कि क्या वो बंदा डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा है या एडमिन वाले पे जाना चाह रहा है। और अगर एडमिन वाले पे जाना चाह रहा है और उसका ये जो रोल है वो एडमिन नहीं है, तब भी उसे होम पेज पे रीडायरेक्ट। अब मैंने लॉजिक लगा दी कि अगर कोई बंदा एडमिन पेज पे जाना चाह रहा है, तो एडमिन होना ज़रूरी है। अगर वो एडमिन नहीं है तो उसको होम पेज पर भेज दो। हमने कोई नहीं कहना कि भाई पेज नॉट फाउंड,
यू आर नॉट ऑथराइज, उसको नहीं पता होना चाहिए कि पेज है या नहीं। ये सारे आपकी बात ठीक है। ये अच्छा, मिडिल वेयर क्यों बनाया, लेआउट क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। रिक्वेस्ट जा, अच्छा रिस्पॉन्स आने से पहले ने रिक्वेस्ट निकल के पहले मिडिलवेयर के पास, मिडिलवेयर से आगे बैकएंड के पास। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हम लोग इसको लेआउट में नहीं यूज कर सकते, तो लेआउट बाय डिफॉल्ट एक दफा ही रेंडर HTML से, और री रेंडर नहीं होता। और ये TS बनी है, इसमें लॉजिक है, उसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं रिटर्न से पहले, लेकिन अभी अगर मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये टेम्पलेट जेएस करके ना एक बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। अब इसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, अ टेम्पलेट फाइल इज सिमिलर टू लेआउट, इनका दोनों का काम सेम है। In that layout similar to layout in that it wrap each child layout और पेज। हम लोग लेआउट के अंदर मजीद लेआउट्स बना सकते हैं ना, तो या उसके अंदर जो पेज बने उनको रैप करेगा। अनलाइक लेआउट्स that persist across routes and maintain state, ये लेआउट की तरह ये काम नहीं करेगा। अनलाइक लेआउट, ये लेआउट क्या करता है तो परसिस्ट कर देता है डाटा, टेम्पलेट परसिस्ट नहीं करता। इसी तरह अब हमारा जो मिडिल वेयर है वो कहीं भी डाटा को परसिस्ट नहीं कर, वो हर दफा चेक करे, हर एक कॉल पे हर दफा राउट पर चले गए थे। अब कब चलाना है कब नहीं चलाना, इस चीज के ऊपर हम कंट्रोल लगा सकते हैं कि हर दफा ना चलता है। उस चीज के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए हमारे पास कुछ आगे मैंने फंक्शंस दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे बता दी है कि भाई इन इन राउट्स पर चले। जैसे यहाँ पर होम पेज ये सिंपल स्लैश नहीं दिया कि होम पेज पे ना मिडल वेयर चले, ना चेक करे कि कोई लॉगिन है नहीं है, सो काइंड ऑफ कह सकते हैं। नहीं, दो दो तरह से आती हैं यूट्यूब पर ऐड। एक तो होती है जब हम लोग पे कोई नई वीडियो चलाते हैं, उस वक्त तो मिडिल वेयर के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन वीडियो के दरमियान में कैसे आ रही हैं उसका मुझे ना, कुछ चीज़ होगी कोई मैंने बनाया हुआ होगा। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट कह रहा हूँ, और दूसरा सेट इंटरवल, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लूप चलाता रहता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है, चीज़ें वर्क कर रही हैं। किसका कोड होता है? ऑथेंटिकेशन का कोड बैकएंड पर ही होता है बिल्कुल।
अच्छा, मिडल वेयर चेक कर रहा है कि ऑथेंटिकेशन हुई है या नहीं हुई। ऑथेंटिकेशन करने का या होने का कोड बैकएंड पर ही, लॉगिन और साइन अप कर रहा है तो उसका जो ईमेल पासवर्ड मैच कर रहे हैं वो बैकएंड पर ही मैच हो। जब बैकएंड पर मैच हो रहा है तो हमें एक रिस्पॉन्स में उसका टोकन मिल जाता है। वो टोकन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी ऑथेंटिकेशन हुई हुई है, तुम आगे परफॉर्म कर सकते हो इसी। तो मिडिल वेयर का काम है उस टोकन को चेक करना कि भाई इसके पास टोकन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कहेगा भाई तू लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, अदरवाइज तुम आगे ठीक है अपना कंटिन्यू करो। काफी हद तक। लेकिन स्टिल जो है वो सारे थिंग्स है ना कि आपको कैसे कैसे उसको हैक करना है। मतलब कोई कहे कि मैं डायरेक्ट बैकएंड को एक्सेस कर लेता हूँ तो वो तो एक कहने की गलत बात है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कोई फिशिंग का अटैक है, कोई रिमोट एक्सेस कंट्रोल है। इस तरह से वो कर लेते हैं, मशीन गेट कर लेते हैं कि आप किस मशीन से कनेक्ट कर रहे हो। दो फ्रंट एंड के मैंने देखे हैं। एग्जाम्पल 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 दो फ्रंट के। नहीं वो फिर फ्रंट एंड बैक एंड हो गया ना, दो फ्रंट एंड के। व्हाट्सएप जब हम लोग यूज करते हैं तो उस व्हाट्सएप में ना एक फीचर आता है ऑनलाइन का, टाइपिंग का या रिकॉर्डिंग ऑडियो। मैं अगर कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो जिस बंदे को मैं मैसेज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ या किसी भी एबीसी पर्सन को मैसेज कर रहा हूँ, तो उस एबीसी पर्सन को नोटिफिकेशन चला जाता है, या नोटिफिकेशन तो नहीं, मेरे नाम के नीचे लिखा आ जाएगा जिसमें नाम से नंबर सेव किया है कि दिस पर्सन इज टाइपिंग या रिकॉर्डिंग ऑडियो, या ये बंदा ऑनलाइन बैठा है, या लास्ट सीन क्या था। तो ये सारा फ्रंट एंड होता है। लास्ट सीन स्टोर हो जाता है। बाकी अगर टाइपिंग हो रही है तो वो सारा फ्रंट एंड होता है। तो बैकएंड थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, और बैकएंड कहाँ इन्वॉल्व होता है, आपकी मशीन की या आपकी आईडी गेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब इस वक्त करंटली कोई 1000 या 10 लाख बंदे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और मैं उठाता हूँ और लेट से किसी अली नाम के बंदे को टाइपिंग करना शुरू कर देता हूँ। अब अली को कैसे पता, मतलब व्हाट्सएप को कैसे पता लगेगा कि भाई इसी अली को शो करना है, इसी अली के फ्रंट एंड। तो फिर वो एक स्पेसिफिक उन्होंने की रखी हुई, या मुझे नहीं पता उन्होंने फ़ोन नंबर से की रखी है या वो कस्टम की बनाई। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो फ़ोन नंबर से गेट कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर यूनिक होता है हर पर्सन। वो उस फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं उस बंदे को बता। फ्रंट एंड फिर ये हो रहा होता है कि इस वक्त वो टाइपिंग कर रहा है या रिकॉर्डिंग ऑडियो का। तो ये चीज़ डेटाबेस में सेव नहीं करनी। फ्रंट एंड डायरेक्ट फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। अच्छा, ये भी एक इसकी एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाते हैं तो आगे हमें वो ऑप्शन मिलता है कि हम लोग उधर अपने फेसबुक पर शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं, या इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं।